Good evening, everyone. In the last video, we have discussed about the Henry law, that is the solubility of gas in liquid with respect to pressure, or the influence of pressure on the solubility of gas in liquid. And today, we are going to study about the vapor pressure of liquid in solution. या डायरेक्टली कह सकते हैं वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द राउट्स लॉ. राउट्स लॉ कहता है that the vapor pressure of any liquid in a solution, especially for the volatile liquid, the vapor pressure of any volatile liquid in a solution is directly proportional to its mole fraction. तो अगर इसका vapor pressure P है तो आप देख सकते हैं that P is proportional to its mole fraction. P is proportional to X, or P equal to P naught X. This is the Raoult's law. Raoult's law कहता है कि the vapor pressure of any liquid is directly proportional to its mole fraction. किसी भी solution में किसी भी liquid का mole fraction जितना कम या ज़्यादा होगा उसका vapor pressure उतना ही कम या ज़्यादा होगा. यहाँ पे अगर हम देखें तो P the vapor pressure of the liquid in solution, P naught is the initial vapor pressure. What is initial vapor pressure? Solution बनने से पहले यानी प्योर लिक्विड का जो वेपर प्रेशर था दैट इज कॉल्ड द इनिशियल वेपर प्रेशर. सो द इनिशियल वेपर प्रेशर इज द P naught एंड X इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इन सॉल्यूशन और द सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन. जिसका भी वेपर प्रेशर निकाल रहे हैं उसका मोल फ्रैक्शन है सॉल्यूशन में. देन दिस इज कॉल्ड द राउट्स लॉ. बहुत सारी जगहों पे कहा जाता है कि राउट्स लॉ इज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ. वेदर इट इज सो? श्योरली इट इज सेम. अगर हम देखें तो दोनों फार्मूले भी बिल्कुल एक ही हैं. इट इज P इक्वल टू KHX. यहाँ पे मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल है प्रेशर, यह है अप्लाइड प्रेशर, और यहाँ पे क्या है, यह है वेपर प्रेशर. तो दोनों एक ही हैं. ये गैसेज के लिए है, ये लिक्विड के लिए है. दिस इज द स्पेशल कंडीशन ऑफ द हेनरी लॉ. अब यहाँ पे राउट्स लॉ के बारे में अगर हम पढ़ें, इन सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ें, तो क्या सारे सॉल्यूशंस राउट्स लॉ को फॉलो करते हैं? चलिए सारे सॉल्यूशन तो राउट्स लॉ को 100% फॉलो नहीं करते हैं. तो जो फॉलो करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? दोज ऑफ द सॉल्यूशंस व्हिच फॉलो द राउट्स लॉ ओवर फुल रेंज ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन, दे आर कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन. अगर कोई सॉल्यूशन फुल रेंज पर राउट्स लॉ को फॉलो करता है दैट इज कॉल्ड द आइडियल सॉल्यूशन. सो द आइडियल सॉल्यूशंस आर दोज ऑफ द सॉल्यूशंस व्हिच फॉलो द राउट्स लॉ ओवर फुल रेंज ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन. दिस इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन. अब अगर इस आइडियल सॉल्यूशन को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें कि व्हाट इज द कंडीशन फॉर द सच स्पीशीज, देन व्हाट. तो हम आइडियल सॉल्यूशन के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं. कंडीशन क्या है? P इज प्रोपोर्शनल टू X. यही है राउट्स लॉ. ये राउट्स लॉ को फॉलो करता है, यानी कि मोल फ्रैक्शन बढ़ता है तो वेपर प्रेशर बढ़ता है. यहाँ पे इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए एक एक्सिस को हमने लिया हुआ है P, और दूसरे एक्सिस को मोल फ्रैक्शन के टर्म में लिया हुआ है, X के टर्म में लिया हुआ है. यहाँ पे ये दिखा रहा है, यहाँ पे X2 टर्म सॉल्यूट के लिए और X1 टर्म सॉल्वेंट के लिए है. तो यहाँ देखिए X2 की वैल्यू 0 है, और इसके अकॉर्डिंग अगर X की वैल्यू 0 है तो प्रेशर की वैल्यू भी 0 होगी, यानी यहाँ पे प्रेशर 0 वैल्यू पे है. और ज्यों ही इसका मोल फ्रैक्शन बढ़ता जा रहा है तो वेपर प्रेशर भी बढ़ता जाएगा. कितना? मैक्स तक, यानी P इक्वल टू P नॉट होने तक. तो यहाँ पे ऐसे कंडीशन में ये ग्राफिकली लगातार बढ़ता जाएगा. एक स्ट्रेट लाइन आएगी, कोई कर्व वगैरह नहीं होगा. ग्राफ प्लॉट करना आप सबको आता ही है, तो उसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है. लेकिन दूसरे में देखिए यहाँ पे X1 पे है, यानी X की वैल्यू मैक्सिमम है. फ्रैक्शन की वैल्यू 1 से तो ज़्यादा होती ही नहीं है, तो मैक्सिमम है, यानी कि इसका वेपर प्रेशर क्या है? मैक्सिमम. और ये चलते चलते 0 पे आ गया, यानी इसका वेपर प्रेशर कम होके कितना आ जाएगा? 0, जबकि मोल फ्रैक्शन 0 हो. तो ये हो गया. जो पहली लाइन मैंने ड्रा की थी वो था फॉर द सॉल्यूट,
यानी ये प्रेशर था P2 और ये अभी अभी जो ड्रा किया ये फॉर X1 सॉल्वेंट, सो प्रेशर इज P1 और टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा? श्योरली एक सब्सटेंस के लिए अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ द टोटल वेपर प्रेशर इज सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर्स इफ दे आर नॉट रिएक्टिंग विथ ईच अदर। तो अगर ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे से रिएक्ट नहीं कर रहे हैं तो टोटल प्रेशर P टोटल विल बी इक्वल टू P1 प्लस P2 और श्योरली सोल्यूशन बना रहे हैं तो केमिकल रिएक्शन नहीं कर रहे हैं तभी वो सोल्यूशन बना रहे हैं, अदरवाइज कोई नया कंपाउंड बना लेते तो इनका सम कर देते हैं एंड द सम इज दिस वन P टोटल। अब ऐसी कंडीशन में देखिए क्योंकि टोटल प्रेशर बराबर रह गया तो प्रेशर बनता किससे है? मॉलिक्यूलर मूवमेंट से। जब किसी कंटेनर पे जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, वेपर के मॉलिक्यूल्स हैं, वो लगातार कंटिन्यूअसली कोलाइड करते हैं तो उस कंटिन्यूअस कोलिजन से ही तो प्रेशर बनता है। अगर प्रेशर वेरी नहीं किया P1 प्लस P2 इक्वल टू P टोटल हो गया, जितना होना चाहिए उतना ही रह गया, सोल्यूशन बनने पर कोई वेरिएशन नहीं आया, यानी कि कोई प्रेशर वेरी नहीं किया। और अगर प्रेशर वेरी नहीं किया तो इंटरनल प्रेशर वेरी नहीं करेगा तो क्या कंटेनर का वॉल्यूम बढ़ जाएगा? क्या गैस का वॉल्यूम बढ़ जाएगा? श्योरली नहीं बढ़ेगा। और प्रेशर कम नहीं हुआ तो कम भी नहीं हुआ होगा, तो यानी यहाँ पे जो वेरिएशन इन वॉल्यूम है डेल्टा V दैट इज 0। और अगर मॉलिक्यूल की काइनेटिक्स नहीं बदली हुई तो थर्मोडायनेमिक्स में आपने पढ़ा था all the therm given to any system turns in the form of the molecular kinetics। तो मॉलिक्यूल की काइनेटिक्स नहीं बढ़ी, नहीं चेंज हुई तो थर्म भी बदली नहीं हुआ होगा, यानी डेल्टा H क्या होगा? दैट विल बी 0। तो यहाँ पे ना ही कोई टेम्परेचर चेंज होता है, यानी कि ना ही ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक है ना ही एंडोथर्मिक है, इफ इट इज आइडियल सॉल्यूशन। और आइडियल सॉल्यूशन बनने में वॉल्यूम भी वेरी नहीं करता। तो यहाँ पे दिस इज द कंडीशन ऑफ द आइडियल सॉल्यूशन। और मैंने कहा आइडियल सॉल्यूशंस आर दोज ऑफ द सॉल्यूशन व्हिच फॉलोज द राउट्स लॉ कंप्लीटली, जो पूरी तरह से राउट्स लॉ को फॉलो करते हैं, दे आर कॉल्ड द आइडियल सॉल्यूशंस। बट श्योरली सारे के सारे सॉल्यूशंस आइडियल नहीं होते हैं, सारे के सारे सॉल्यूशंस राउट्स लॉ को फॉलो भी नहीं करते हैं, और जो फॉलो नहीं करते हैं उन्हें श्योरली हम आइडियल सॉल्यूशंस की कैटेगरी में नहीं डालते हैं। अगर वो आइडियल सॉल्यूशन नहीं है तो क्या है? ऐसे सॉल्यूशंस को क्या बोलेंगे? जो आइडियल नहीं है उन्हें हम नॉन आइडियल बोलेंगे। क्या सारे नॉन आइडियल सॉल्यूशंस एक जैसे होते हैं? क्या सारे नॉन आइडियल सॉल्यूशंस राउट्स लॉ से एक तरह का डेविएशन शो करते हैं? श्योरली नॉट। तो अगर हम बात करें नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की तो दो तरह के नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं। पहले तरह के वो सॉल्यूशंस होते हैं जिन्हें हम कहते हैं निगेटिव डेविएशन शोइंग नॉन आइडियल सॉल्यूशन, निगेटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, और दूसरा होता है पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले। तो एक तरह के जो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं वो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं और दूसरे तरह के नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। अब ऐसी क्या कंडीशंस आ जाती हैं, क्यों ऐसा शो करते हैं? पहले हम आइडियल के लिए देख लेते हैं। अगर हमारे यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स ऑफ सॉल्यूशन या कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, अगर हम इन्हें A और B से शो करें तो आइडियल्स के केस में जो अट्रैक्शन है इन बिटवीन A एंड B एंड B, ये हमेशा इक्वल होता है इन बिटवीन A एंड B। इसका मतलब जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट के बीच में भी इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। अगर A को सॉल्यूट मान लें तो A अट्रैक्शन फोर्स विल बी द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स ऑफ द सॉल्यूट। अगर B को सॉल्वेंट मान लें तो B और B के बीच में लगने वाला इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स ऑफ द सॉल्वेंट। तो यहाँ पे अट्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अट्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मस्ट बी इक्वल टू अट्रैक्शन इन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट के पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स के बराबर हो तो ऐसे कंडीशन में सिस्टम आइडियलिस्टिक नेचर शो करता है, सिस्टम आइडियल होता है, आइडियल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है। देन दिस इज द आइडियल सॉल्यूशन। बट इफ इट इज नॉट सो, अगर ये ऐसा है तो क्या होगा? देन इट मस्ट बी अ नॉन आइडियल सॉल्यूशन।
अब हम इस नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के टाइप्स को देख रहे हैं, कब होगा। अब यहाँ पे ये नॉट इक्वल है तो दो कंडीशंस हो सकती हैं। हो सकता है अट्रैक्शन ऑफ ए बी बी इज स्मॉलर देन द ए बी, और अट्रैक्शन इन बिटवीन ए एंड बी बी इज ग्रेटर देन द ए बी। अब इन दोनों ही कंडीशंस में हम देखते हैं कि किस तरह के डेविएशंस को देता है, कब पॉजिटिव डेविएशन देता है और कब निगेटिव डेविएशन देता है। अब देखिए दोनों ही कंडीशंस की हम बात करते हैं। जो पहली कंडीशन हमने ली है, देयर ए एंड बी अट्रैक्शंस आर ग्रेटर देन ए बी अट्रैक्शन। यानी अगर हम सिंपल वर्ड में कहें तो जब तक आपने सोल्यूशन नहीं बनाया था तब तक अट्रैक्शन फोर्सेज क्या थे, ज़्यादा थे, और सोल्यूशन बनाने के बाद अट्रैक्शन फोर्सेज, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेज वीक पड़ गए। अब अगर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेज वीक पड़ गए तो उनके बीच का स्पेस बढ़ जाएगा, यानी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ जाएगा। और अगर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ गया तो श्योरली मॉलिक्यूल की काइनेटिक्स भी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे ऐसे कंडीशन में मॉलिक्यूलर काइनेटिक्स बढ़ गई। मॉलिक्यूलर काइनेटिक्स बढ़ने से फर्क क्या पड़ा? मॉलिक्यूलर काइनेटिक्स के बढ़ने से फर्क ये पड़ा कि मॉलिक्यूल्स जब ज़्यादा तेजी से रैंडमली मूव करेंगे तो अपने कंटेनर पे जितना प्रेशर लगाना चाहिए उससे ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे। आपको मालूम है कि जब पार्टिकल्स चलते हैं, मान लेते हैं ये चौक का डब्बा है और इसी से हम एक्सप्लेन करने की आपको कोशिश करते हैं। इसके अंदर जब पार्टिकल्स यूं चलते हैं तो इनके टकराने से प्रेशर बनता है। अब यहाँ पे ये पार्टिकल धीरे से जाके टकरा रहे हैं तो प्रेशर भी क्या बनाएंगे, थोड़ा सा बनाएंगे। अब यहाँ पे उंगली मेरे पास एक ही यहाँ पे टकरा रही है, लेकिन अंदर पार्टिकल्स क्या होते हैं, मिलियंस ऑफ बिलियन होते हैं, इसलिए आपको पता नहीं चलता कि कौन सा कहाँ टकरा रहा है। लेकिन अगर धीरे धीरे टकरा रहे हैं तो प्रेशर कम बनेगा, लेकिन ये ज़्यादा तेजी से चलेंगे तो ज़्यादा जोर से टकराएंगे, और ज़्यादा जोर से टकराएंगे तो प्रेशर जितना आपने एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा बनेगा। यानी अगर हम इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो यहाँ पे देखिए x0 यानी वेपर प्रेशर इसका यहाँ पे 0 होना चाहिए, यहाँ पे मैक्स होना चाहिए। तो यहाँ देखिए ये तो एक्सपेक्टेड ग्राफ है, पहला ये क्या है P1 के लिए, और सॉरी P2 के लिए, और ये दूसरा है ये P1 के लिए, और ये होना चाहिए P टोटल। लेकिन हो क्या रहा है, मैंने कहा जितना आपने एक्सपेक्ट किया है इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स कम होने की वजह से उससे ज़्यादा प्रेशर जनरेट होता है। यानी प्रेशर कितना जनरेट हो रहा है, जितना आपने एज्यूम किया उससे थोड़ा ज़्यादा। ये भी ज़्यादा है, ये भी ज़्यादा है। तो ये तो है आपका P2 और ये क्या है P1। और अगर कंपोनेंटल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ज़्यादा हो गए तो टोटल प्रेशर क्या होगा, श्योरली वो भी तो ज़्यादा ही होगा, तो ये प्रेशर भी ज़्यादा होगा। दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन, it is deviating positively from the Raoult's law, so it is called the positive deviation। तो ये है आपका पॉजिटिव डेविएशन। अब इस पॉजिटिव डेविएशन के लिए हम बात करें कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच एंड डेल्टा वी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डेल्टा एच की। अब यहाँ पे मॉलिक्यूल्स को मैंने कहा कि मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेज वीक हो गए, जिससे उनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ गया। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ने की वजह से उनकी रैंडम मोशंस जो थे वो बढ़ गए, मॉलिक्यूलर काइनेटिक्स बढ़ गया। एंड व्हाट इज द मॉलिक्यूलर काइनेटिक्स, दैट इज द फॉर्म ऑफ थर्म, दैट इज द फॉर्म ऑफ हीट। अगर मॉलिक्यूल की हीट बढ़ गई तो उसने वो हीट गेन कहां से किया, श्योरली बाहर के एटमॉस्फेयर से ही गेन किया होगा, सराउंडिंग से ही गेन किया होगा। और अगर सराउंडिंग से कोई सिस्टम एनर्जी गेन कर रहा है तो प्रोसेस को बोलते हैं एंडोथर्मिक। और एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए आपने पढ़ा है दैट द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच इज नेगेटिव। So for the positive, so for the positive deviation, the reaction is endothermic and the value of delta H is also positive. Positive deviation के लिए delta H positive होगा। Now the pressure,
अब एक कंटेनर के अंदर, एक बैलून के अंदर मान के चलिए, जो अंदर गैस है उसको हीट करने पर उसका इंटरनल प्रेशर बढ़ जाता है, और प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, बैलून का साइज भी बढ़ जाएगा, यानी डेल्टा वी की वैल्यू क्या हुई, दैट इज आल्सो पॉजिटिव. सो इन द केस ऑफ द पॉजिटिव डेविएशन, द डेल्टा एच इज पॉजिटिव, डेल्टा वी इज पॉजिटिव, and the intermolecular attraction force in the case of solutions are lesser than in the case of pure solute and pure solvent. Then this is called a positive deviation from the Raoult's law. What's about the negative deviation? What's about when the intermolecular attraction forces of solute and solvent becomes lesser than the solution? तब क्या होगा, जब सोल्यूशन में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा हो जाए सल्यूट और सॉल्वेंट के इंडिविजुअल इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस से. ग्राफ बिल्कुल उसी पैटर्न पे है, वही सारी वैल्यूज ली गई हैं, और एक्सपेक्टेड ग्राफ जो आइडियल ग्राफ होगा, जैसे मैंने यहाँ पे एक आइडियल ग्राफ डॉटेड लाइन से ड्रा करी हुई है, वैसे मैं फिर से ड्रा कर देता हूँ. ये तो है आइडियल, यानी हमने इतना एक्सपेक्ट किया कि ऐसा प्रेशर होगा, लेकिन जब इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा स्ट्रांग हो गया, यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम हो गया, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम हो गया तो मॉलिक्यूलर मूवमेंट कम हो गया, मॉलिक्यूल की काइनेटिक्स कम हो गई, और जब मॉलिक्यूल की काइनेटिक्स कम हो गई तो मैंने कहा कि जितना ज़्यादा मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर बनेगा, लेकिन क्योंकि मॉलिक्यूल्स धीरे धीरे मूव कर रहे हैं तो वेपर प्रेशर कम बनेगा. किससे कम बनेगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू से, आइडियलिस्टिक कंडीशन से. तो जितना प्रेशर बनना था, जितना वेपर प्रेशर बनना था, इससे कम वेपर प्रेशर बना, और अगर सॉल्वेंट का कम बना तो सॉल्यूट का कम बना तो सॉल्वेंट का भी तो कम ही बनेगा, ये भी कम हो गया, क्योंकि कंडीशन तो दोनों के लिए वही लग रही हैं. सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही हैं, और अगर ऐसा होगा, अगर कंपोनेंट्स के प्रेशर्स कम हो गए तो ओवरऑल सॉल्यूशन का प्रेशर क्या होगा, वो भी तो कम हो ही जाएगा. देन दिस इज द पी टोटल, एंड व्हाट इज पी टोटल, P1 प्लस P2 अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ. सो दिस इज द पॉजिटिव डेविएशन एंड दिस इज द नेगेटिव डेविएशन. अब इस नेगेटिव डेविएशन की बात करें, व्हाट्स अबाउट द डेल्टा H and delta V in the case of negative deviation. अगर हम इस नेगेटिव डेविएशन की बात करें कि यहाँ पे डेल्टा H और डेल्टा V क्या होगा, अगेन वी आर स्टार्टिंग विद द डेल्टा H. डेल्टा H का क्या होगा, जब आप ऐसी कंडीशंस में आते हैं जब इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स सॉल्यूशन में बढ़ जाता है तो मॉलिक्यूलर काइनेटिक्स कम हो जाती है, यानी मॉलिक्यूल्स की एनर्जी कम हो जाती है, और अगर किसी सिस्टम की एनर्जी कम हुई तो बची हुई एनर्जी कहाँ जाएगी, बची हुई एनर्जी एटमॉस्फेयर में फिर से रिलीज हो जाएगी, और अगर बची हुई एनर्जी एटमॉस्फेयर में वापस रिलीज हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, रिलीज होना मतलब एनर्जी को एमिट करना. एनर्जी को एमिट कौन करेगा, किस तरह का प्रोसेस, exothermic process, and for the exothermic process the value of delta H is always negative. So for the negative deviation the value of delta H is negative. और जब इंटरनल प्रेशर कम हो गया, जिस प्रेशर की वजह से वॉल्यूम बढ़ रहा था, अगर वो प्रेशर और कम हो गया तो वॉल्यूम क्या होगा, कम हो जाएगा, यानी डेल्टा V की वैल्यू भी क्या होगी, that will also be negative. So in the case of positive deviation, delta H is positive, delta V is positive, and in the case of negative deviation, delta H is negative, delta V is also negative. अब इस पे किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, जनरल क्वेश्चंस एक तो पूछ देता है एक्सप्लेन राउट्स लॉ विद द पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन, तो डायरेक्ट आप एक्सप्लेन कर देते हैं व्हाट इज द पॉजिटिव डेविएशन, व्हाट इज द नेगेटिव डेविएशन. इस तरह के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को देके इस तरह की चीज़ें करते हैं. लेकिन दूसरे तरह के क्वेश्चंस क्या आते हैं, व्हेन टू कंपोनेंट, कुछ भी कंपोनेंट का नाम दे देगा, हम यहाँ पे ए और बी फिर से कर दे रहे हैं. व्हेन टू कंपोनेंट्स ए एंड बी आर मिक्स्ड विथ ईच अदर,
the solution becomes warm. What type of deviation the solution will show from the Raoult's law? जब दो सोल्यूशन ए और बी को, दो कंपोनेंट्स को सोल्यूशन में, वो कंपोनेंट है ए और बी, आपस में मिक्स किया जाता है तो सोल्यूशन वार्म हो जाता है, यानी थोड़ा सा गर्म हो जाता है। तो कैसा डेविएशन शो करेगा? सोल्यूशन गर्म कब होगा? जब प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा। और जब प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा तो वैल्यू ऑफ डेल्टा एच क्या होगी? एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए डेल्टा एच की वैल्यू निगेटिव होती है। और अगर डेल्टा एच की वैल्यू निगेटिव है, व्हाट टाइप ऑफ डेविएशन इट इज शोइंग? इट इज शोइंग द निगेटिव डेविएशन। तो अगर सोल्यूशन बनाने पर वो गर्म होता है तो निगेटिव डेविएशन, और सोल्यूशन बनाने पर वो ठंडा होता है, दैट इज कॉल्ड द पॉजिटिव डेविएशन। देन दैट इज द type of question which comes on this topic. Then this was the Raoult's law, ideal solution and non-ideal solution, type of non-ideal solution. इसके लिए graphical representation देखना बहुत जरूरी है। Now we are going to see the next topic, that is the lowering in vapor pressure. जब हम Raoult's law की बात करते हैं तो वहाँ पे आपको फार्मूला ये बता रहा है P इक्वल टू पी नॉट एक्स। पी नॉट क्या है? इनिशियल प्रेशर। और इनिशियल प्रेशर में जब मोल फ्रैक्शन, जिसकी वैल्यू 1 या लेस देन 1 ही होगी, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पी की वैल्यू हमेशा कम आएगी, यानी वेपर प्रेशर की लोअरिंग होगी। लेकिन ये वेपर प्रेशर की लोअरिंग होती क्यों है, और उससे पहले वेपर्स बनते ही क्यों हैं? जब आपको कहा जाता है व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड, तो हम कहते हैं दे हैव द फिक्स वॉल्यूम एंड वेरिएबल शेप एंड द पार्टिकल ऑफ लिक्विड आर मूविंग। अब यहाँ देखिए एक सिंपल सा क्वेश्चन ये है लिक्विड और ये है लिक्विड का सरफेस। ये जो इसका एक पार्टिकल है, कोई भी एक पार्टिकल लिक्विड का है, दैट इज फ्री टू मूव एनीवेयर इनसाइड द सरफेस। ब्राउनियन मोशन इस बात को सजेस्ट करता है कि ये पार्टिकल इस लिक्विड के अंदर कहीं पे भी यूं घूम सकता है। And if it is capable to move anywhere inside the liquid, why it is not going beyond the surface? ये सरफेस के बाहर क्यों नहीं जा रहा? ये सरफेस के बाहर जाना ही तो वेपर है, वेपराइजेशन, और जब वेपराइजेशन होगा तभी तो वेपर प्रेशर बनेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये बाहर क्यों नहीं जाता, फिर क्यों जाता है उसके बारे में बात कर लेंगे। तो यहाँ पे क्यों नहीं जाता कि अगर हम बात करें, देन दिस इज द पार्टिकल, एनी ऑफ द पार्टिकल। आपको मालूम है किसी भी लिक्विड के केस में मॉलिक्यूल्स होमोजीनस डिस्ट्रीब्यूशन में होते हैं, यानी आइडेंटिकली चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। एज ए रिजल्ट ये पार्टिकल जितना यहाँ पे अट्रैक्शन दिखाएगा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, सारे अट्रैक्शन फोर्सेस क्या होंगे? बराबर होंगे। एंड यू नो वेल, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक अट्रैक्शन का उतना ही, जितना वो सिस्टम शो करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, उतना ही उसको काउंटर भी मिलेगा, उतना ही दूसरी तरफ भी अट्रैक्ट होगा। यानी इस पार्टिकल को ऊपर नीचे लेफ्ट राइट हर तरफ से अट्रैक्शन हो रहा है। और ये फोर्स क्या है? दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शनल है, डायरेक्शन पे डिपेंडेंट है। और ऐसा होने पे देखिए ये फोर्स इससे कैंसिल हो गया, ये फोर्स इससे, ये फोर्स इससे, और ये फोर्स इससे, यानी इसके ऊपर लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स कितना है? 0, क्योंकि होमो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल्स है तो सारे फोर्सेज आइडेंटिकल हैं, अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज कैंसल्स ईच अदर, तो एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं। व्हाट्स अबाउट द कंडीशन व्हेन द पार्टिकल अप्रोचेज ऑन द सरफेस? ये सरफेस पे पहुंच गया, ये जो सर्कल हमने नीचे ड्रा किया वैसा ही सर्कल ड्रा करने की हमने ऊपर भी कोशिश की। अब देखिए इस पे भी वही अट्रैक्शन फोर्स लगेगा जैसे पिछली बार लग रहा था, लेकिन व्हाट्स अबाउट द अपवर्ड फोर्स? अपवर्ड फोर्स नहीं लगने जा रहा। क्यों नहीं लगने जा रहा? क्योंकि ऊपर कुछ होना तो चाहिए ना अट्रैक्ट करने के लिए। ऊपर तो कुछ है ही नहीं, लिक्विड तो यहीं पे खत्म हो गया, सरफेस तो यहीं पे खत्म हो गया। यानी जो रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 0 नहीं है, बैलेंस फोर्स नहीं है। और यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है दैट इज वर्किंग डाउनवर्ड। दिस डाउनवर्ड वर्किंग फोर्स इज कॉल्ड सरफेस टेंशन।
and because of this surface tension the liquid particles are not capable to leave the surface. This is the reason why the vaporization is not taking place. ये तो हो गया वेपराइजेशन नहीं हो रहा है क्यों, लेकिन होता ये है कि कुछ पार्टिकल्स इसमें यहाँ से ये जब मूवमेंट में आते हैं कि एक्सेलरेटेड मोशन में रहते हैं, बराबर कोलिजन होता रहता है तो इनकी एवरेज वेलोसिटी कम हो जाती है। लेकिन अगर कोई ऐसी कंडीशन की हम बात करें जहां पर एक लिक्विड पार्टिकल यहां से चले और बगैर कोलिजन सरफेस तक पहुंच जाए, तो एक्सेलरेटरी मोशन में जितना लंबा टाइम चलेगा या जितना लंबा डिस्टेंस तय करेगा, फाइनल वेलोसिटी उतनी ज़्यादा हो जाएगी। और अगर फाइनल वेलोसिटी v है तो इसका काइनेटिक्स कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। अगर यह हाफ mv² ग्रेटर देन सरफेस टेंशन है तो ऐसी कंडीशन क्या होगा, ये काइनेटिक एनर्जी सरफेस टेंशन को तोड़ के ऊपर निकल जाएगा, पार्टिकल वेपराइज हो जाएगा और वेपराइज होने की वजह से जब वेपर बाहर निकलेगा तो वेपर प्रेशर जनरेट होगा। अब अगर हम वेपर प्रेशर को डिफाइन करने को कहें, व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ द वेपर प्रेशर। वैसे तो आप लोग डिफिनीशन जानते ही हैं, लेकिन आप लोग कभी कभार बड़ा ऐसा बोल देते हैं जो कह सकते हैं प्रॉपर वर्ड्स नहीं है। तो अगर हम प्रॉपर वर्ड बोलें, द प्रेशर जनरेटेड बाय द वेपर on its own liquid surface in an enclosed container is called the vapor pressure. एक बंद डब्बे में वेपर लिक्विड अपने खुद के लिक्विड के सरफेस पे जो प्रेशर क्रिएट करता है दैट इज कॉल्ड द वेपर प्रेशर। इसे हम बंद कर दें, इनक्लोज कर दें, तो वेपर जब बनेगा तो आपको मालूम है वेपर काइंड ऑफ गैस वो हर डायरेक्शन इक्वल प्रेशर जनरेट करेगा, जितना ऊपर जनरेट करेगा उतना नीचे, उतना लेफ्टवर्ड उतना राइटवर्ड। तो यहाँ पे जो अपने खुद के लिक्विड सरफेस पे बंद कंटेनर में कोई वेपर प्रेशर क्रिएट करता है दैट इज कॉल्ड द वेपर प्रेशर। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। व्हाई द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर टेक्स प्लेस एंड हाउ टू कैलकुलेट इट। तो हम देखने जा रहे हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। वैसे बुक में एक रीजन दिया है, रीजन्स और भी होते हैं, जरूरी नहीं है कि सारे के सारे रीजन्स बुक में लिख के ही दे दिए रहे। अब ये देखिए, ये हैं सॉल्वेंट पार्टिकल्स, इनके बीच में एक प्रॉपर स्पेस है और प्रॉपर स्पेस होने की वजह से इनकी एवरेज वेलोसिटी सफिशिएंट है। लास्ट ईयर में फिजिक्स में एवरेज मीन वेलोसिटी वगैरह पढ़ा होगा, तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी ज़्यादा है क्योंकि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस ज़्यादा है, फ्री टाइम ज़्यादा है जिसमें मॉलिक्यूल्स एक्सेलरेट करते हैं, कोलिजन लेट होता है, तो लेट कोलिजन होने की वजह से फ्री टाइम ज़्यादा होने की वजह से मॉलिक्यूल एक्सेलरेट करके ग्रेटर एवरेज वेलोसिटी को गेन कर लेते हैं। लेकिन जब आप सैल्यूट मिला देते हैं तब क्या होता है, हमने इसमें सैल्यूट पार्टिकल्स भी मिला दिए। अब देखिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ गए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ गए तो उनके बीच का स्पेस कम हो गया, और जब बीच का स्पेस कम हो गया तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। अगर हम इसी बात को एक जनरलाइज्ड एग्जांपल से एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, आप हाईवे पे चलते हैं, खाली सड़क, खाली तो नहीं कह सकते, उस पर व्हीकल्स रहती हैं लेकिन उतना ज़्यादा नहीं रहती हैं, रिस्पेक्टिवली कम रहती हैं, आपकी स्पीड बड़ी अच्छी सी रहती है, एवरेज वेलोसिटी ज़्यादा रहती है, क्योंकि कहीं कहीं पे जहाँ पे आते हैं सामने वहाँ पे ब्रेक मारते हैं, फिर उसके बाद चलने लगते हैं, फिर ब्रेक मारते हैं, और हर दो ब्रेक के बीच का जो टाइमिंग है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, 10 मिनट 12 मिनट 8 मिनट 6 मिनट के बाद मारते हैं। लेकिन वही उसी हाईवे पे जब आप सब्जी मंडी के आसपास चले जाते हैं, किसी मार्केट के बीच में चले जाते हैं, तो वहाँ पे व्हीकल्स की गैदरिंग ज़्यादा होती है, कुछ इस तरह से जैसे इस सोल्यूशन के केस में ज़्यादा था। और जब व्हीकल्स की गैदरिंग ज़्यादा होती है तो होता क्या है, कोई सामने से आ गया, कोई बगल से आ गया, कोई आगे से आ गया, कोई पीछे से आ गया, तो बार बार ब्रेक लगते हैं। वही जो नॉर्मल हाईवे पर आप 4-4 5-5 मिनट के बाद ब्रेक लगा रहे थे, अब हर एक 10-12-15 सेकंड के बाद ब्रेक लगा दे रहे हैं, तो आपकी एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, एवरेज वेलोसिटी कम हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी कम हो गई, एवरेज वेलोसिटी कम हो गई तो व्हाट्स अबाउट द काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv², ये भी तो कम हो गया। और अगर ये कम हो गया तो ये सरफेस टेंशन से कम हो जाएगा,
सरफेस टेंशन से कम हो जाएगा तो सरफेस ब्रेक नहीं होगा, और सरफेस ब्रेक नहीं होगा तो इवेपोरेशन नहीं होगा। द सेकंड थिंग जो बुक में प्रॉपरली एक्सप्लेन्ड है वो ये है लिक्विड का सरफेस। और लिक्विड के सरफेस में सॉल्वेंट के पार्टिकल्स, जब प्योर सॉल्वेंट है तो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स होंगे। अगर हम मानेंगे सारे सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को एक तरफ करके देखेंगे कितना जगह सॉल्वेंट के पार्टिकल्स ने घेर रखा है, और मान लेते हैं इतनी जगह सॉल्वेंट के पार्टिकल्स ने घेर रखी है, तो ये जगह तो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स ने घेर रखा है, लेकिन बची हुई जगह क्या है? दिस इज द फ्री स्पेस, जहां से पार्टिकल एस्केप कर सकते हैं, जहां से इवेपोरेशन हो सकता है। लेकिन जब आपने सल्यूट भी मिला दिया तो सल्यूट भी तो कुछ जगह घेरेंगे। अब इतना जगह सल्यूट्स ने भी घेर लिया, फ्री स्पेस क्या हुआ? कम हो गया। और जब फ्री स्पेस कम हो गया तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? चांसेज ऑफ इवेपोरेशन कम हो जाएंगे, और जब चांसेज ऑफ इवेपोरेशन कम हो जाएंगे तो वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा। एंड दिस इज कॉल्ड लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। किसके बेसिस पे हो रहा है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बेसिस पे। यहाँ पे हमने नहीं कहा कि बड़े पार्टिकल होंगे कि छोटे पार्टिकल होंगे कि गोल होंगे कि चौकोर होंगे, उनकी प्रॉपर्टी के बारे में हमने बात ही नहीं किया। और क्योंकि हमने प्रॉपर्टी के बारे में बात नहीं किया, सिर्फ नंबर के बारे में बात किया, देन दोज ऑफ द प्रॉपर्टीज which depends upon number of particle and not on the nature of particle, that is called the colligative property. So lowering in vapor pressure is also a colligative property. So this is a colligative property. अब यहाँ पे कैलकुलेट कैसे करेंगे? आपने राउट्स लॉ पढ़ा है, और राउट्स लॉ से ही इसका कैलकुलेशन किया जाता है। अब ये राउट्स लॉ जी क्या कहते हैं? ये कहते हैं P इक्वल टू P नॉट एक्स। ये है आपका राउट्स लॉ बेसिक। इसके अकॉर्डिंग हम निकालते हैं द वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट ऑफ एनी कंपोनेंट ऑफ द वोलाटाइल सॉल्यूट। लेकिन अगर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ, अगर यहाँ पे कोई सॉलिड सॉल्यूट आपने किया है तभी लोअरिंग हो रही है। अब इस लोअरिंग के बारे में ही हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं। अगर हम इसे कंपोनेंट 1 मान लें तो ये हो जाएगा P1 इक्वल टू P1 नॉट x1, ठीक है ना। अब अगर हम बात करें कि P1 नॉट से P1 हो गया, यानी लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हो गया, ये बात तो हमने पहले भी आपको बता दी कि P1 नॉट से P1 छोटा होगा, क्योंकि x की वैल्यू मैक्स 1 हो सकती है, और जब x की वैल्यू 1 होगी तो प्योर सॉल्यूट या प्योर सॉल्वेंट होगा, वो सोल्यूशन की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो अगर ये सोल्यूशन है तो x की वैल्यू लेस देन 1 ही होगी, और किसी भी वैल्यू में लेस देन 1 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे कंडीशन क्या होगा? ऐसे कंडीशन में जो वैल्यू ऑफ P1 होगा वो हमेशा P1 नॉट से छोटा होगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें व्हाट इज द डेल्टा P, तो डेल्टा P क्या है? वेरिएशन इन वेपर प्रेशर, दैट विल बी P1 नॉट माइनस P1, या आप इसे यूं लिख सकते हैं दैट P1 नॉट माइनस P1 की जगह P1 की वैल्यू लिख देते हैं P1 नॉट x1। यहां पे इन वैल्यूज में से P1 नॉट को अगर हम कॉमन ले लें तो आप इसे लिख सकते हैं दैट P1 नॉट 1 माइनस x1, और आपको मालूम है दैट x1 प्लस x2 इक्वल टू 1, और अगर x1 प्लस x2 इक्वल टू 1 है तो 1 माइनस x1 इक्वल टू x2 हो जाएगा। तो हम इसके जगह पे चाहें तो x2 लिख सकते हैं, तो ये हो गया आपका P1 नॉट x2। ये क्या हुआ? ये हो गया डेल्टा P की वैल्यू। अब यहां पे अगर हम लिखें डेल्टा P1 नॉट बाई P1 नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा? अब इसे अगर हम लिख दें तो डेल्टा के टर्म में है, ये हो गया आपका डेल्टा P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट, ठीक है ना। और इस वैल्यू को अगर हम देखें तो डेल्टा P1 नॉट बाई P1 नॉट क्या होता है? यही तो मोल फ्रैक्शन है ना, इक्वल टू मोल फ्रैक्शन।
यहाँ पे आपने निकाला था इसे, यहाँ से आप कर सकते हैं, या यहाँ से ये है आपका, अगर पूरा लेते हैं तो डेल्टा P1 इक्वल टू P1 नॉट F2, तो यहाँ पे डेल्टा P1 ये वैल्यू रख दी गई है, इसे यहाँ पे ले आओगे तो P1 बाई P1 नॉट हो जाएगा, यही P1 बाई P1 नॉट की वैल्यू है। ठीक, अब यहाँ पे ये हो गया आपका, और अगर इसे चाहें तो x को एक्सपेंड कर सकते हैं। नॉर्मली सॉलिड अगर रहता है कंपोनेंट तो वहां पे हम सॉल्यूट को नंबर ऑफ टोटल मोल्स में नहीं ऐड करते हैं, तो हम इसे यूं भी लिख सकते हैं दैट P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इक्वल टू N2 अपॉन N1 प्लस N2। लेकिन अगर सॉल्यूट के मोल्स के नंबर बहुत कम हो तो आप यूं भी लिख सकते हैं दैट P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1, एक्चुअली P1 नॉट इक्वल टू, अब अगर ये बहुत कम है तो इस N2 की वैल्यू छोटा होने पर इसे इग्नोर किया जा सकता है, तो ये क्या हो जाएगा N2 अपॉन N1, और इसी को आप लिख सकते हैं N2 क्या हो गया गिवन मास बाय मोलर मास से, ये हो गया आपका W2 अपॉन M2 इंटू M1 अपॉन W1, and this is the formula, and this is first of the colligative property given in your book. This is called lowering in vapor pressure. अगर कहीं किसी टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं आपकी बुक में दिए हुए हैं तो वो यही टॉपिक है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। राउट्स लॉ पे डायरेक्ट आएगा या इस तरह से आएगा, है तो दोनों ही राउट्स लॉ ही, तो ये है आपका लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी देखेंगे। अभी 3 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बची हुई हैं, लोअरिंग इन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हम नेक्स्ट वीडियो में उन्हें देखेंगे। आज तक के लिए इतना ही। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ ना समझ में आ रही है या कोई क्वेश्चन पूछना है, कमेंट में लिखिए, आपको आंसर मिल जाएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।